आज की क्लास में हम लोग जो है वो भारतीय संविधान के बारे में बात करेंगे। और ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का संविधान देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। और भारत का संविधान की अगर हम बात करें तो हम क्या कह रहे हैं कि भारत का संविधान, क्योंकि हमारा देश क्या है, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है ना, सेकुलर राष्ट्र है, इसलिए सबसे बड़ा ग्रंथ अगर कुछ माना जाता है तो क्या माना जाता है, भारत का संविधान। यानी कि सभी धर्मों से ऊपर अगर कोई ग्रंथ है तो है भारत का संविधान। अच्छा, ऐसा एक कल्पना कीजिए कि अगर भारत का संविधान नहीं होता तो क्या होता, ठीक है ना। आप एक ऐसे दुनिया में रह रहे होते या एक ऐसे भारत में रह रहे होते जहां भारत का संविधान नहीं होता तो क्या होता। तो भारत का अगर संविधान नहीं होता तो यहाँ लोग रहने वाले जो भी होंगे या जो भी नागरिक होंगे वो कैसे होंगे, एक ऐसे छुट्टे सांड की तरह होंगे जिनको जो मन करे वो करें। उनको नहीं मतलब है, मतलब एक सांड को नहीं मतलब है कि दूसरे सांड को भोजन मिला कि नहीं मिला, है ना। यानी कि एक दूसरे के ऊपर सबका क्या चलेगा, जो शक्तिशाली होगा वो क्या करेगा, उसके पास जो है वो सत्ता होगी, है ना। यानी कि सभी के पास जो है वो अधिकार नहीं। यानी कि एक तरह से ये भी कहे कि अगर संविधान नहीं होता तो जो पहले राजशाही चलती थी या जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी जो पावर होता था वो सारी चीजें जो है वो हमें देखने को मिले। तो जब भारत आजाद होने के चरण में आगे बढ़ रहा था, है ना, यानी कि अब हुआ कि भारत को जो है आजादी की बात की जा रही थी, तो उसके पहले ही जो भी हमारे जो विद्वान लोग थे, यानी कि जो भी राजनेता जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने भी ऐसी परिकल्पना की। उन्होंने सोचा कि जब भारत आजाद होगा तो उसके बाद क्या होगा, ठीक है, उसके बाद कैसे रखा जाएगा, ठीक है। और तो इसको ध्यान में रखते हुए जो बात हुई, एक परिकल्पना की गई कि भारत के लिए भी जो है क्या किया जाए, एक संविधान बनाया जाए, ठीक है, जिस संविधान के आधार पर जो है वो सारी चीजें जो है वो चले। तो हम कहते हैं क्या है भारत के संविधान के बारे में, कि कहा जाता है कि भारत का संविधान जो है विश्व का जो है वो क्या है, सबसे बड़ा संविधान है, लेकिन सबसे नम्य भी, ठीक है ना। बहुत हार्ड नहीं है। बहुत सारे देश के संविधान ऐसे हैं जो संविधान बने तो, लेकिन उसके बाद, जैसे साउथ अफ्रीका संविधान के बारे में हम बात करें तो साउथ अफ्रीका अगर आप संविधान देखेंगे तो आपको क्या है, कई बार संविधान में जो है ना, बहुत अगर कठोर होगा तो बहुत लंबा नहीं चल पाएगा, और बहुत ज़्यादा अगर नॉर्मल होगा या बहुत ज़्यादा वीक होगा तो भी लंबा नहीं चल पाएगा। तो भारत का संविधान कैसा है, तो भारत का संविधान ऐसा है कि समय के साथ साथ, यानी कि जैसे समय की मांग होगी उसमें परिवर्तन जो है वो किया जा सकता है, लेकिन परिवर्तन करने की गुंजाइश इतनी भी आसान नहीं होगी कि जो मनाए, जिसको मनाए वो उसको चेंज कर दे। तो भारत के संविधान के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, तो जब भी संविधान की अगर हम शुरुआत करते हैं तो संविधान की शुरुआत किससे करते हैं, उसकी प्रस्तावना से। प्रस्तावना को एक और शब्द दिया जाता है, वो शब्द क्या है, उद्देशिका, ठीक है ना। तो कभी आपसे पूछे उद्देशिका, प्रस्तावना, ठीक है ना, तो दोनों जो है वो आपका क्या है, सेम है। इंग्लिश में इसके लिए एक शब्द है, वो क्या है, प्रियम्बल, ठीक है ना। तो ये प्रियम्बल क्या है, तो आपको भारत का संविधान अगर याद नहीं है तो भारत का संविधान आपको याद होना चाहिए। कई बार जो पीएससी के इंटरव्यू में जो है वो स्टूडेंट से सीधे ये कह दिया जाता है कि आप भारत के संविधान को एक बार सुना दीजिए। तो दोहराइएगा मत साथ में, ठीक है, दोहराना होगा तो मन में दोहराइएगा, बोल के मत दोहराइएगा, ठीक है ना। तो एक बार देख लेते हैं भारत का संविधान है क्या, क्योंकि होना चाहिए ना। जैसे आप किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ते हो तो आपको धर्म ग्रंथ के जो भी उसके अंदर मंत्र होते हैं, चौपाइयाँ होते हैं, या अगर कुरान पढ़ते हो तो उसके आयत जो होते हैं, या बाइबल पढ़ते हो तो जो भी चीज़ें होती हैं तो वो आप लोगों को पता होता है ना। तो क्या भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है या उद्देशिका है ये आपको याद है? कितने स्टूडेंट्स को याद है आप में से? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जिनको याद नहीं है कोशिश कीजिएगा याद करने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर भारत का संविधान, अगर आपको उसकी प्रस्तावना याद है तो प्रस्तावना का मतलब ये है कि आपको ये पता है कि संविधान के अंतर्गत क्या है। यानी कि दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो भारत के संविधान की प्रस्तावना जो है वो उसका क्या है, सार है। मतलब कि उसका पूरा का पूरा, एक तरह से कहें तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है, इसी में पूरा का पूरा संविधान जो है वो आपको निर्भर देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्या है भारत का संविधान? तो भारत का संविधान क्या कहता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अब देखिए शब्दों पे हम एक एक करके चलेंगे, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है, उसके अलावा प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो क्या क्या बात हुई है, किस किस चीज पे बात हुई है, कि प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए,
समाजवादी होना चाहिए, पंथ निरपेक्ष होना चाहिए। कई जगह पंथ निरपेक्ष को लेकर आप किताबों में देखते होंगे धर्म निरपेक्ष शब्द लिखा हुआ है सेकुलर को लेकर, तो धर्म निरपेक्ष शब्द है ही नहीं, ठीक है ना। भारत कभी धर्म की बात नहीं करता है, भारत हमेशा पंथ की बात करता है, और पंथ का अर्थ क्या होता है? मार्ग, रास्ता। तो भारत में जब मतलब भारत के संविधान की अगर हम बात कर रहे हैं तो भारत का संविधान क्या कहता है? धर्म की बात ही नहीं करता ना। अच्छा, धर्म क्या है? ठीक है ना। तो धर्म आपका क्या है? एक आस्था का विषय है, और पंथ क्या है? मार्ग है। तो कहा जाता है कि ईश्वर एक है, ठीक है ना, और उसको पहुंचने के अलग अलग जो है वो क्या है? मार्ग है, अलग अलग पंथ है, अलग अलग रास्ते हैं। तो भारत ये कहता है कि कोई भी ईश्वर हो, चाहे किसी भी आस्था से जुड़ा हुआ हो, ठीक है ना, उनके पहुंचने के जो है वो एक ही मार्ग है, और भारत का जो संविधान है वो किसी के साथ भेदभाव जो है वो नहीं करेगा, चाहे आप किसी धर्म से हो, चाहे किसी जाति से हो। अच्छा, यहाँ पंथ की बात क्यों कही? क्योंकि धर्म को अगर आप देखोगे तो धर्म जो है वो गिने चुने होंगे, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, है ना, क्रिश्चियन हो गया, जैन हो गया, बौद्ध हो गया, सिख हो गया, तो गिने चुने। लेकिन जब हम पंथ की बात करेंगे तो धर्मों के अंदर आपको अलग अलग पंथ नजर आएंगे। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर हम ले लें, हिंदू धर्म को ही ले लें, तो हिंदू धर्म में आप देखोगे कुछ लोग ऐसे होंगे जो शिव को मानने वाले होंगे, तो कहेंगे आपकी शैव पंथी है, ठीक है। कुछ विष्णु को मानने वाले होंगे तो कहेंगे विष्णु पंथी है ना। कुछ और किसी ईश्वर को मानने वाले होंगे तो आप क्या कहेंगे कि किसी और ईश्वर को जो है, किसी और ईश्वर को जो है वो मानने वाले हैं। ठीक है ना, किसी और ईश्वर को मानने वाले होंगे तो आप क्या कहेंगे कि ये है ना। तो इसीलिए धर्म की अगर हम बात करें तो धर्म में तो कुछ ही धर्म को है ना। लेकिन जब हम पंथ की बात करें तो यानी कि पंथ, अब पंथ को थोड़ा सा बृहद रूप में भी हमें समझना है। भारत के बारे में जब हम बात करते हैं तो भारत के बारे में हम क्या कहते हैं कि भारत क्या है? विविधता में एकता का प्रतीक है, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं ना। जब भारत को आप देखोगे तो भारत को उत्तर से लेकर अगर दक्षिण, और पूर्वोत्तर से लेकर या उत्तर पूर्व से लेकर अगर पश्चिम की तरफ चलोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा, बहुत अलग। जैसे कि मान लीजिए आप लद्दाख जा रहे हैं, तो लद्दाख आप पहुंच रहे हैं तो लद्दाख में रहने वाले लोग कौन सा धर्म मानते हैं? बौद्ध धर्म, ठीक है ना। लेकिन वही अगर आप तमिलनाडु में पहुंच रहे हो तो वहां, ठीक है, तो आपको हिंदुइज्म भी नजर आएगा, है ना, क्रिश्चियनिटी भी नजर आएगा, ठीक है। और वहाँ के जो लोकल जो देवी देवता हैं, ठीक है ना, जैसे कि एक आप देखोगे साउथ में आप जाओगे तो आपको मुरुगन देवता की काफी पूजा की जाती है। और मुरुगन देवता कौन है? भगवान शिव के जो पुत्र हैं कार्तिकेय, उन्हीं को मुरुगन कहा जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम बात करें, लेकिन पूजा करने की पद्धति और सब कुछ आपको क्या होगा? अलग देखने को मिलेगा। गुजरात में जाओगे तो कुछ और देखने को मिलेगा। आप ये कह सकते हैं कि धर्म बड़ा है, लेकिन धर्म के अंदर पंथ जो है वो उसके क्या है? सब पार्ट्स हैं, है ना, सब। जैसे कि धर्म एक शाखा है तो वो उसकी उपशाखा, या धर्म एक वृक्ष है तो ये सब क्या है? पंथ जो है उसकी टहनियां हैं, पत्ते हैं, या जो भी चीज आप मान सकते हो। इसीलिए धर्म निरपेक्षता की जगह जो है वो पंथ निरपेक्षता की जो है वो बात की गई। क्यों? क्योंकि धर्मों के अंदर जो है हो सकता है धीरे धीरे परिवर्तन हो। जैसे कि हिंदू धर्म में एक और बात मानते हैं, आप देखते हैं कि 76 प्रकार के बाबा रोज पैदा होते रहते हैं, है ना। कोई राम रहीम, कोई आशाराम, कोई डासाराम, कोई बासाराम, है ना। फिर उसके बाद देखोगे कि आप ही के घर में कोई, जैसे एक फिल्म आई थी उसमें पेटीकोट बाबा पैदा हो गए थे, है ना, ठीक है ना। गलती से वो क्या हुआ था कि गंदे नाले में कूद गए थे, रन फिल्म थी, है ना। यार ये तो, है ना, ये क्या किया? ये तो गंगा कह के नाले में कूदा दिया। अब बेचारा पेटीकोट कहीं से उठाए पहन के चल दिया, अब सब उनको पेटीकोट बाबा कहने लगे। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ के धर्म के लेकर, और भारत में कहा भी जाता है कि धर्म एक ऐसा अफीम है जिससे कोई नहीं निकल सकता है ना। एक ऐसा नशा है जिससे आप बाहर किसी को लेकर नहीं जा सकते हो, और जैसे नशेड़ी को अगर आप मार रहे हो तो वो आपके ऊपर वार कर सकता है। तो धर्म को लेकर भी देखिए, आस्था अच्छी बात है ना, सबकी अपनी अपनी आस्था है, मानना चाहिए, लेकिन आस्था के साथ अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत में हमने क्या देखा है कि सबको पता है, जैसे ये बड़े बड़े जो बाबा लोग हैं इनको पता है कि भारत में धर्म को लेकर बहुत लोग आस्तिक है, और धर्म के नाम पे जो करवाना है करवा लो, ठीक है। तो धर्म के नाम पे आप देखते हो कि कई सारे गलत काम भी होते हैं, धर्म के नाम पे आप देखते हो कई लोग पैसा भी वसूल लेते हैं, है ना। ये तो मैंने केवल हिंदू धर्म की बात की। अगर आप इस्लाम में जा रहे हो तो इस्लाम में आपको क्या नजर आएगा? शिया नजर आएंगे, सुन्नी नजर आएंगे, अहमदिया नजर आएंगे, और इसके अलावा बहुत सारे नजर आएंगे। अब एक चीज और भी ध्यान देना, जब भारत में हम ये बात करते हैं कि भारत जो है हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, और हिंदू मुस्लिम जो है, आप देखते हो ना कई जगह विवाद आपको देखने को मिलता है, हिंसा देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि धार्मिक रूप से हिंसा देखने को मिलता है,
जहां मुस्लिम मुस्लिम भी होते हैं तो वहां भी आपको हिंसा देखने को मिलता है। जैसे कि मुस्लिम बहुल अगर हम कोई देश देखें, जैसे आप पाकिस्तान देख लीजिए, आप अरब देख लीजिए, आप ईरान देख लीजिए, आप इराक देख लीजिए, है ना। तो इसमें कोई ऐसा देश होगा, जैसे अरब की बात हम करें तो कोई ऐसा देश होगा जहां सिया बहुल होंगे, कहीं सुन्नी बहुल होंगे, ठीक है। जैसे अभी पाकिस्तान में आप देखेंगे कि पाकिस्तान में आपको मैक्सिमम सुन्नी नजर आएंगे, तो सुन्नी क्या करेंगे कि जो शिया के जो मस्जिद होंगे उसके ऊपर बम फोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा, उसमें एक चीज और भी है, तो कोई पैगंबर साहब को मानता है तो कोई उनके दामाद को मानता है ना। तो अलग अलग विचारधारा है, और जो भी मानने वाले कहेंगे कहेंगे हम ही असली मुस्लिम हैं, ठीक है। कोई ये नहीं कहेगा कि हम असली मुस्लिम नहीं, हम ही असली मुस्लिम हैं। तो वहां भी आपने देखा अलग अलग चीज माना जा रहा है। तो इसी को लेकर जो है अब सेम है ना, जैसे हमने कहा वैष्णव पंथ है, शैव पंथ है, लेकिन इसके अलावा 76 जो बाबा होते हैं वो भी अपने अपने पंथ को जो है वो क्या करते हैं, हाँ सभी अपना अपना जो है, यानी हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। कोई बाबा चिट्ठी पत्री देखता है, कोई हाथ देखता है ना, कोई चटनी चटाता है ना। कुछ बीच बीच में बाबा आ गए थे, उन्होंने क्या कहा था कि नारियल की चटनी चाटोगे या हरी चटनी चाटो, लाल चटनी चाटो, समोसा खाओ। मतलब हमको लगता है कि बाबा गिरी से पहले जो है वो हलवाई की दुकान पे काम करते होंगे, तो उनको जो है वो चटनियों पे जो है वो ज्यादा। तो कुल मिलाकर हमने क्या कहा कि भारत क्या है, ठीक है ना। तो अब देखो इस चीज को समझना, अगर भारत में ये संविधान नहीं होता और संविधान की प्रस्तावना में ये पंथ निरपेक्षता की बात नहीं की गई होती, लेकिन फिर प्रश्न ये उठता है, अभी हम लोग धीरे धीरे इसके अंदर चलेंगे। ये कुल मिलाकर टॉपिक की स्टार्टिंग है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, एक आपके सामने भूमिका बांध दे रहा हूं कि हमें पूरा पढ़ना क्या है। अगर भारत में प्रस्तावना नहीं होता और पंथ निरपेक्षता की बात नहीं की गई होती, तो फिर मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया है, शायद आप लोग को भी इसका उत्तर पता होगा, कि क्या पंथ निरपेक्ष या सेकुलर की बातें जो संविधान बना था वहां ही कर दी गई थी या बाद में जोड़ा गया था। तो आपको पता है कि पंथ निरपेक्षता की बातें जो है वो स्टार्टिंग में नहीं जोड़ी गई थी, बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। क्यों? क्योंकि हमारे जो संविधान के निर्माण करने वाली जो समिति थी, उनको ये लगा कि यार लोग मैच्योर हैं, क्या बताना है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं या पंथ निरपेक्ष हैं, क्योंकि अभी अभी तो हम पाकिस्तान और भारत का विभाजन देख चुके हैं और धर्म के आधार पर हमने विभाजन देखा है। तो क्यों हम लोगों को बताएं कि ये सारी चीजें जो है वो आप लोग को माननी होगी, सब मैच्योर है। लेकिन उनको ऐसा लगा कि हम मैच्योर हैं, लेकिन आज भी हम क्या देख रहे हैं, आज भी धर्म जो है वो उतना ही अपनी जड़ जो है जमाए रखा है, और आज भी धर्म के नाम पे दंगे वैसे ही होते हैं जैसे आज से 100 साल पहले होते थे, है ना। तो मैंने कहा ना कि धर्म क्या है, एक नशा है, और उस नशे के लिए कोई क्या कर सकता है, किसी किसी को मार सकता है, कोई किसी को मार सकता है, ठीक है ना। तो इसका जो है वो गलत यूज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी धर्म को आप मत मानिए, धर्म मानिए। पूजा करना, इबादत करना, जो भी चीज करना वो बहुत अच्छी चीजें होती हैं, है ना। अगर कोई पूजा कर रहा है तो आप उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह मत लगाइए। क्यों? क्योंकि उसको वहीं से जो है एक दैवीय शक्ति मिलती है, शक्ति मिलती है और रियल में मिलती है ना, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज और होता है, थोड़ा मोड़ा हम लोग पढ़ लिख लेते हैं तो हम लोग ईश्वर के ऊपर उंगली उठाने लगते हैं, तो इसको कहते हैं ना अधजल गगरी छलकत जाए, तो वो अधजल ही गगरी है ना। अगर कोई ईश्वर के ऊपर उठाता है कि ईश्वर नहीं है, जैसे ये नहीं है। अच्छा, कुछ चीज और भी होता है, जब किसी धर्म को आपको नीचे दिखाना होता है तो उसको गरियाने लगो। जैसे एक ट्रेंड चल चुका है, आप देख रहे होंगे, है ना। ये ट्रेंड क्या चल चुका है, जैसे हिंदू धर्म को तोड़ना है, तो हिंदू धर्म को तोड़ने का क्या ट्रेंड चला हुआ है कि जाति के हिसाब से बांटो, है ना। और जाति के हिसाब से बांटा जा रहा है, और जाति के हिसाब से जब बांटा जा रहा है तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो ऐसी ऐसी कहानियां बना दी जा रही हैं जिसकी वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे कि पहले ऐसा किया गया था, अरे भैया आप गए थे देखने, ठीक है, नहीं होता है। कुछ भी कहानियां बना दो, चूंकि लोग जो हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, तो तुरंत वो इसका रिएक्ट कर देते हैं। जैसा कि मैं नाम नहीं बोलूंगा, यहीं एक है इधर, ठीक है, उन्होंने शिवरात्रि के दिन एक स्टेटमेंट लिखा, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ उनका, ठीक है। उन्होंने एक स्टेटमेंट, अपना एक स्टेटस लिखा था, उन्होंने लिखा था कि शिवरात्रि के दिन भंगेड़ी गंजेड़ी, है ना, नशेड़ी, ठीक है, ईश्वर को मानने वाले लोगों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, और उनके भक्तों को भी भगवान जो है वैसे ही सूढ़ वाला बच्चा पैदा करे, इसकी मैं कामना करता हूँ, ठीक है ना। मैंने स्टेटस का तुरंत जो है वो स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखा, और एक मैंने उनको मैसेज किया, तो उन्होंने सीधे ये कहा कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। मैंने कहा भैया बिल्कुल सही है, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, लेकिन ये हक किसने आपको दिया कि आप किसी की आस्था के ऊपर जो है वो उठा दें, है ना। आप मानिए चाहे मत मानिए, ये आपका अपना मुद्दा है, लेकिन आप
कोई और मान रहा है और उस प्रकार से आप उसका चित्रण कर रहे हैं, इसका अधिकार आपको किसने दिया है? ठीक है ना। तो भारतीय संविधान में जब आप चलोगे तो अनुच्छेद 25 आपको क्या कहता है, आर्टिकल 25 क्या कहता है, अभी हल्का फुल्का मैं भूमिका बनाने के क्रम में सारी चीजें आपको बता रहा हूं। आर्टिकल 25 आपको क्या कहता है, आपको अपने धर्म को मानने, आचरण करने और ठीक है उसका प्रचार प्रसार करने की आपको आजादी देता है। लेकिन फिर भी ये एक चीज और कहता है, आप किसी दूसरे के धर्म के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। आपको जो मानना है आप मानिए, आपको जो पहनना है पहनिए, आपको जैसे पूजा करना है पूजा कीजिए। आपको लगता है कि नहीं मुझे अगरबत्ती जला के नहीं कोयला जला के पूजा करना है, ये आपका है। लेकिन ये नहीं कि कोई दूसरा अगर मान रहा है तो आप उस पर टीका टिप्पणी करें। ये क्या है, कानूनन अपराध है ना। तो जहां भारतीय संविधान आपको जो है वो अधिकार देता है, तो वही इंडियन पैनल कोड जो है उस अधिकारों को तोड़ने के लिए आपको सजा भी देता है। ठीक है ना। अब जैसे भारत के संविधान के बारे में अगर हम बात करें तो आर्टिकल 1 से लेकर हम धीरे धीरे चलेंगे। तो जैसे जब भारत आजाद हुआ तो सबसे पहले भारत के लोगों को जानना क्या था, जानना यही था कि भारत है क्या। ठीक है ना। तो चूंकि जब भारत का जो निर्माण हुआ तो भारत जैसा कोई था नहीं। हम मानते हैं कि हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना से चलते हैं, हम अखंड भारत के निर्माण के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आरएसएस वाले जो हैं वो सीधे क्या कहते हैं, आरएसएस वाले सीधे कहते हैं कि हम अखंड भारत की, ठीक है। और दूसरा वसुधैव कुटुंबकम, तो ये बहुत सकारात्मक सोच है कि हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना से, और यही वसुधैव कुटुंबकम की भावना है कि अभी टर्की में भूकंप आया और भारत अपने, क्योंकि टर्की जो है वो क्या भारत का बहुत विरोधी देश है, ठीक है ना, बहुत विद्रोह करता है वो, ठीक है ना, मतलब हाँ वो ठीक है, वो सीधे जम्मू कश्मीर के मामले को हमेशा जो है यूएन में पाकिस्तान के सपोर्ट से उठवाता रहता है। लेकिन आप देखिए कि भारत की जो भावना है वसुधैव कुटुंबकम की भावना, जहां भारत ने ये नहीं देखा कि सामने वाला जो है वो मेरा दुश्मन है कि मेरा दोस्त है, बस उसने ये देखा कि वहां जो है वो मानवता जो है वो पीड़ित है, तो मानवता की रक्षा के लिए उसने क्या किया, सबसे पहला सहायता अगर कोई पहुंचा था तो भारत से पहुंचा था। और जब भारत की सेना वहां से अपना काम निपटा के, यानी कि एनडीआरएफ जब अपना काम निपटा के आ रही थी, तो आपको विश्वास नहीं होगा कि वहां के राष्ट्रपति ने जो है, यहाँ के लोगों ने जो है अपने आंख में आंसू भर के और ताली बजा के जो है वो धन्यवाद भी दिया। तो ये हमारा भारत, ये हमारा भारत है जो कि क्या है कि दुश्मन भी अगर कोई हो तो उसको भी हम क्या करेंगे, गले लगा लेते हैं, कि दुश्मन को भी इस चीज का एहसास हो कि उसने गलती की है। और उसके बाद भारत के जो वो टर्की के जो एम्बेसडर, उन्होंने एक लाइन कहा, कल या परसों एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि अब भारत और टर्की के संबंध जो हैं वो कुछ अलग हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये एक सारी चीजें हैं। तो ये कहां से आई, क्योंकि हमारी जो भावना है, हमारे जो संस्कार है वो क्या है, वसुधैव कुटुंबकम की है। ठीक है। अब जब भारत का संविधान जब बना तो भारत के संविधान में एक बात कही गई, क्या कही गई कि भारत, देखो जब भारत जब आजाद हुआ, ठीक है ना, तो थोड़ा सा उसके पहले चलिए, तो क्या भारत था, तो अलग अलग रियासत थे, छोटे छोटे राजवाड़े थे, और सबके अपनी अपनी सोच थे, ठीक है ना, सब अपने अपने चलते हैं। राजवाड़े और रियासत के अलावा अगर हम बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा जो रहने वाले लोग थे वो क्या थे, मूल निवासी थे, जिसको कि हम आदिवासी या जनजाति के नाम से जानते हैं। तो वो भी अपने छोटे छोटे जो थे, इसके अलावा कई कबीले बैठे हुए थे, कई राजवाड़े बड़े थे, कई छोटे थे, कुछ धार्मिक रूप से अपने आप को अलग मानते थे। ठीक है। तो आप जानते हैं कि जब भारत आजाद होने के क्रम में था तो सबसे पहले क्या किया गया, देखिए गांधी जी का रोल अगर हम बात करें, थोड़ा सा हम और पीछे चलते हैं, कभी कभी आप जब थोड़ा सा मैं इतिहास के साथ इसको जोड़ के आपको लेकर चलता हूं, ठीक है ना। जब 1757 यानी कि अंग्रेज यूरोपियन का आगमन हुआ, ठीक है ना, यूरोपियंस जब भारत में आए, जिसको हम कमेंसिंग ऑफ यूरोपियंस के नाम से जानते हैं या एडवेंचर्स ऑफ यूरोपियंस के नाम से हम जानते हैं, ठीक है ना। तो जब यूरोपियंस का आगमन हुआ, कब, 1757, 1757 से लेकर यूरोपियंस का आगमन है, अंग्रेजों का आगमन नहीं कहते हैं इसको, है ना, क्योंकि जब हम यूरोपियंस के आगमन कहें तो यानी कि यूरोप में रहने वाले, चाहे वो फ्रांसीसी हो, चाहे डच हो, चाहे ब्रिटिश हो, चाहे पुर्तगालीस हो, है ना, ये सारे यूरोप कंट्रीज के हैं। हम कहते हैं अंग्रेज हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ केवल अंग्रेज नहीं आए थे। जब हम अंग्रेज की बात करते हैं तो हम ब्रिटिशर्स की बात करते हैं, ब्रिटिशर्स, तो केवल ब्रिटिशर्स हमारे पास नहीं आए थे, हमारे पास फ्रांसीसी भी आए थे, हमारे पास पुर्तगाली भी आए थे, डच भी आए थे, ठीक है ना, तो ये सारे लोग आए थे, ठीक है। तो जब यूरोपियंस का आगमन हुआ तो सब अपने अपने किसके लिए आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे। और जब यूरोपियंस का आगमन हुआ था तो उस समय अगर हम बात करें तो उत्तर भारत में और पश्चिम भारत में मुगलों का शासन हमें देखने को मिलता है, लेकिन दक्षिण भारत में अगर हम देखें तो वहां के जो अलग अलग राजवंश थे उनका शासन था, यानी कि उस समय भारत नहीं था। मुगलों का हम क्यों शुक्रगुजार करते हैं, मुगलों से पहले अगर आप चलते हैं कहाँ, प्राचीन भारत के इतिहास में, तो आपको मौर्य पीरियड और गुप्ता पीरियड जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, जिसमें आपको एक भारत देखने को मिलता है। और मौर्य पीरियड में तो आपने देखा था विस्तार आपको अफगानिस्तान तक, ईरान की सीमा तक आपको देखने को मिलता था, ठीक है ना। तो वो आरएसएस वाले जो अखंड भारत की बात करते हैं वो यही कहते हैं कि भारत की सीमा ईरान की सीमा तक थी,
ठीक है ना। और इसी भारत को हमें चाहिए, लेकिन बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे हम क्या हुए, विखंडित हो गए, धीरे धीरे हम क्या हो गए, टूट गए। लेकिन अभी भी हम यही चाहते हैं कि क्यों ना एक ऐसा भारत का निर्माण हो जो कि अखंड भारत हो और जिसकी सीमा ईरान तक जाए, ठीक है, यानी कि पूरा। और आप देखते हो कि भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से भी हम जानते हैं इसको, इस पूरे क्षेत्र को इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जब 1757, 1857, 100 साल बीत गए। 1857 में सबसे पहला जो है वो विद्रोह हुआ, किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। और 1857 में जो सबसे पहला विद्रोह हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, तो उस विद्रोह के कई बार आपसे जो है, हो सकता है कि आप लोग ग्रेजुएशन में भी जब हो तो ये प्रश्न पूछा गया हो कि 1857 के विद्रोह का असफलता का कारण क्या था, ठीक है ना, क्यों असफल हो गया। तो अगर हम 1857 तक अगर हम पहुंचे तो 1857 के विद्रोह की असफलताओं के कारणों पर अगर हम बात करें तो सबसे पहला हमें कारण क्या देखने को मिलेगा कि ये एक प्रकार, देखो इसको अलग अलग नाम दिया गया। जो अंग्रेज लेखक थे वो अंग्रेज लेखक क्या कहे कि ये एक विद्रोह था, है ना। किसका विद्रोह था, सिपाहियों का विद्रोह था, ठीक है। लेकिन हम क्या कहते हैं कि ये भारत के जो लोग थे उनका विद्रोह था, किसके प्रति, और यह हम भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जानते हैं 1857 को, ठीक है, जिसमें हमारे मंगल पांडे जी जो है उन्होंने क्या किया था, ठीक है ना, उन्होंने बताया था कि हम बागी हैं, ठीक है ना। तो ये बगावत की जो शुरुआत होती है ना, जो आप अपने नाम के साथ, ठीक है ना, आप अपने नाम के साथ अपने आप को बागी कहते हैं ना, ठीक है, कभी कभी कहते हो कि कोना बात के डरबा बलियां जिला गरबा, ठीक है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। एक बार हमसे पूछा गया था इंटरव्यू में ये सारी चीजें, क्या इंटरव्यू में पूछा गया था, इंटरव्यू में यही पूछा गया था, इंटरव्यूअर ने पूछा था हमसे, ठीक है, 2012 का इंटरव्यू था हमारा। तो 2012 के इंटरव्यू में जो पैनल बैठी थी 5, ठीक है, उन्होंने हमसे यही पूछा कि आप तो रहने वाले बलिया के, ठीक है, ये बलिया को जो बागी कहा जाता है इसका मतलब कि आप लोग बड़े झगड़ालू होते हैं, जहाँ देखो वहीं झगड़ा कर लेते हैं, जहाँ मतलब कहीं मतलब कुछ भी नहीं हो रहा तो आप अगर पहुँच जाए तो वहाँ झगड़ा हो जाएगा, ठीक है, और इसलिए आप अपने आप को बागी कहते हैं। तो मैंने उनको समझाया, ठीक है ना, कि बागी का अर्थ झगड़ा नहीं होता है। हाँ, वर्तमान संदर्भ में आप कुछ ऐसी घटनाएं देख रहे होंगे जो हो सकता है आपके समक्ष ये घटनाएं घटी होंगी, जिस घटना को लेकर आपने सोच लिया होगा कि बागी का मतलब झगड़ा होता है, ठीक है। बागी का मतलब होता है बगावत, और हम बलियां वाले गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो जो भी गलत चीजें होगी हम उसके खिलाफ जाएंगे, है ना। और वो बागीपन आज भी है। आज भी अगर हम कहीं देखेंगे हमारे समाज में अगर किसी भी प्रकार का कोई गलत हो रहा है, चाहे किसी भी के साथ गलत हो रहा है, तो हम भूल जाते हैं कि वो किस धर्म का है, किस जाति का है, किस लिंग का है। अगर हमें लगता है ये गलत है, ये अनैतिक है, तो हम बगावत करेंगे। और ये बगावत जो है वो हो सकता है कि भारत का ये बलिया का कोई भी लाल अगर देश के किसी भी कोने में हो, विश्व के किसी भी कोने में हो, तो उसके अंदर ये बगावत भरी रहती है। चाहे 1857 में मंगल पांडे ने किया, चाहे 1942 में चित्तू पांडे ने किया, चाहे 1975 में जेपी ने किया, ये बगावत जो है वो हमारे अंदर भरा हुआ है। और वर्तमान में भी, ठीक है, उसके बाद हम देखते रहते हैं कि वर्तमान में घटनाएं जो है वो होती रहती है, ठीक है। तो इंटरव्यू में आप जाओगे तो आपको ऐसे ही परेशान किया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको नकारात्मक रूप से अगर हम बात करें तो हम क्या देखते हैं, ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग बागी हैं, लेकिन उस बागी का अर्थ नहीं समझते हैं कि बगावत का अर्थ और झगड़ा करने का अर्थ बहुत अलग होता है ना। तो नॉर्मली हम बगावत के नाम पे तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं, जो कि बगावत का अर्थ नहीं होता है, ठीक है ना। चलें फिर समा जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो जब भारत के जब संविधान का निर्माण हुई तो हुआ क्या कि जब भारत के संविधान का जब निर्माण होना था तो सबसे पहले जब भारत की जब आज़ादी हुई, मतलब 1857 जो मैंने बात की, उसके बाद हमने क्या देखा कि धीरे धीरे आगे हम बढ़ते चले, धीरे धीरे आगे बढ़ते चले। 1857 के बाद आप देखेंगे 1885 जब कांग्रेस का क्या हुआ। देखिए ये वो समय है जो कि बहुत ही माइलस्टोन समय हम देखते हैं भारत के इतिहास में। 1885 कांग्रेस का गठन। 1885 के बाद जब कांग्रेस का गठन हुआ तो देश के अन्य क्षेत्रों में क्या हुआ, सभी जगह कांग्रेस की मीटिंग होनी शुरू हो गई। और कांग्रेस की मीटिंग जो होती थी, कहीं नागपुर में, कभी कलकत्ता में, कभी लखनऊ में, कभी प्रयागराज में, कहीं अलग अलग जगहों पे जो भी आपकी मीटिंग हो रही थी, इस मीटिंग का उद्देश्य क्या था। तो इस मीटिंग का उद्देश्य यही था कि कांग्रेस क्या, क्योंकि कांग्रेस को कहा जाता था कि ये पढ़े लिखों की पार्टी है। कई लोग कांग्रेस को क्या कहते थे कि ये क्या है, प्रेशर कुकर है, ठीक है ना। तो अलग अलग नाम दिया गया, ठीक है। लेकिन ये कांग्रेस की जो मीटिंग हर जगह हो रही थी, वो मीटिंग किस लिए हो रही थी, तो कांग्रेस की मीटिंग इसलिए हो रही थी कि अलग अलग क्षेत्रों में हम जाएं, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में जब हम जाएंगे तो अलग अलग विचारधाराओं से हम क्या करेंगे, मेल करेंगे। और कांग्रेस को हमेशा क्या कहा जाता था कि उच्च तबका, पढ़े लिखे। लेकिन कांग्रेस क्या चाहती थी कि नीचे लोगों के साथ भी हमारा जुड़ा हो। लेकिन कांग्रेस का जो नीचे लोगों के साथ जब जुड़ा हुआ वो कब हुआ, गांधी जी के आने के बाद 1915 में, ठीक है ना। 9 जनवरी 1915 जब गांधी जी कहाँ से आए, साउथ अफ्रीका से इंडिया आए, और 1917 में उन्होंने क्या किया, चंपारण किया, ठीक है ना। और चंपारण का जो सत्याग्रह आपको देखने को मिलता है, ये वही समय है जब कांग्रेस जो है वो कहाँ जुड़ा,
गरीबों के साथ जुड़ा, मजदूरों के साथ जुड़ा। क्यों? क्योंकि चंपारण आपने देखा, चंपारण के बाद अगर आप देखोगे तो उसके बाद गुजरात में उन्होंने किया, है ना, खेड़ा में किया, फिर अहमदाबाद मिल वाला जो था वो सारा किया। धीरे 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 गांधी जी कहाँ मिले? एक तबका ऐसा जो कांग्रेस ऊपर चलता था, उसको गांधी जी ने मजदूरों के साथ, कृषकों के साथ, सबके साथ जोड़ा। ठीक है, तो धीरे धीरे अब क्या होने लगा, अब निर्माण भारत की अगर हम बात करें तो भारत 1885 के बाद अगर हम बात करें तो 1885 के बाद भारत अब संगठित होना शुरू हुआ। ठीक है ना, अलग अलग राजवाड़े थे, अलग अलग विचारधारा थे, लेकिन कहते हैं ना कि संगठित होने का जो एक तरह से अगर हम बात करें बीज फूटना जो है वो 1885 के बाद हमें देखने को मिला। ठीक है ना, वो काफी सारे, अब हो सकता है अंग्रेजों ने जो है कांग्रेस का निर्माण ही इसलिए किया था क्योंकि उनको अपना प्रेशर रिलीज जो हो रहा था नीचे से उसको दबाना था। ठीक है ना, आप जानते हैं प्रेशर कुकर का रोल क्या होता है, और प्रेशर कुकर में जो उसका सीटी होता है उसका रोल क्या होता है। ठीक है, तो सीटी क्या करता है, जो अंदर प्रेशर होता है उसको रिलीज करता है कि कुकर फटे ना। ठीक है, तो कांग्रेस का निर्माण अंग्रेजों ने इसीलिए नहीं किया था कि ये जो कांग्रेस होगी वो क्या करेगी, एक मीडिएटर का काम करेगी, जो नीचे जनता में जो विस्फोट है या जनता में जो गुस्सा है वो क्या करेगी, इसको एक रिलीज करने का काम करेगी। ठीक है, लेकिन अंग्रेज जैसा सोचे वैसा तो होगा नहीं, भारतीय तो तेजा है ना, भारतीय क्या किए, उन्होंने कहा कि चलो बेटा तुम करो, तो फिर उसके बाद हम तो अपना काम करेंगे। ठीक है, तो अब धीरे धीरे 1885 के बाद की जब घटनाओं में हम बात करेंगे, क्योंकि उसके बाद आप देखोगे कि अब विरोध जो है वो अलग अलग प्रकार के होने लगे। गरम दल बना, नरम दल बना, है ना। नरम दल कौन थे? तो जो बुजुर्ग लोग थे वो नरम थे। जैसे आज भी हम बुजुर्गों को देखेंगे, जब आप बात कहोगे कि फलनुआ का हाथ पैर तोड़ देंगे तो कहेंगे नहीं चुप रहो, हम बात करेंगे ना। ठीक है, तो जो बुजुर्ग थे वो नरम थे। क्यों? क्योंकि वो दुनिया देख चुके थे, उन्हें पता था कि लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा, प्यार से सब बातें सुलझ जाएंगी, है ना। तो जैसे देखो ना, पहले मोदी जी को आप देखते थे, जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो जब भी पाकिस्तान के खिलाफ या किसी के खिलाफ बोलना होता था तो क्या करते थे, है ना, बहुत एग्रेसिव होते थे। लेकिन जैसे जैसे बुजुर्ग होते जा रहे हैं, अब देखो बड़े नरम होते जा रहे हैं, डाउन होते जा रहे हैं, है ना, और हर चीज अब शांति से। क्यों? क्योंकि अब मैच्योर होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो मैच्योर जब इंसान होने लगता है धीरे धीरे, और जब एक उम्र को पकड़ लेता है, धीरे धीरे शांत होने लगता है। अब उसको समझ में आ जाता है कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं है और हो हल्ला करने में कुछ नहीं है, बहुत सारी चीजों को हम शांति से भी जो है वो क्या कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, 1885, 1915, 1942, 1944, 1945, 1947, भारत की आज़ादी। और भारत की आज़ादी के बाद निर्माण किसको करना था? भारत के संविधान को। अब भारत के संविधान का जब निर्माण हुआ तो उस समय ये देखा गया कि अलग अलग क्या है, आपके राजवाड़े आपको देखने को मिले, दिमाग। फिर उसके बाद किसके ऊपर दिया गया पूरा का पूरा कार्यभार? लौह पुरुष के ऊपर, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर जो है पूरा का पूरा जो है वो क्या किया गया, कार्यभार दिया गया कि भैया आप संभालिए। ठीक है, लौह पुरुष केवल इसलिए नहीं कहा जाता था कि वो लोहा के बने हुए थे, वो इसलिए क्योंकि वो क्या थे, थोड़े से जिद्दी प्रवृत्ति के थे। ठीक है ना, जिद्दी प्रवृत्ति के थे, वो सीधे यही कहते थे मान जाओ नहीं तो मनवा देंगे। ठीक है, हैदराबाद पहुंचे थे निजाम के पास, पहले प्यार से समझाए, उसके बाद बोले कि बाहर है खड़ी, भेज दें। ठीक है ना, तो निजाम साहब की जो है वो पेंडगिली हो गई। ठीक है, हड़का दिए। ठीक है, और कहा यह भी जाता है कि अगर कश्मीर के मुद्दे को पटेल साहब के हाथ में दिया जाता तो कश्मीर आज तक विवाद नहीं बना रहता। ठीक है ना, पटेल साहब का नेचर अलग था। कहा यह जाता है कि नेहरू जी के हाथ में देके बड़ी गलती हो गई थी। ठीक है, लेकिन अब पता नहीं, क्योंकि कहा जाता है, हो सकता है ऐसी परिस्थिति उस समय हो कि उस समय के लोग जो है, देखो अब जरूरी नहीं है कि पटेल साहब हर जगह सक्सेसफुल होते, हो सकता है कश्मीर का मुद्दा ऐसा था जहां पटेल साहब नहीं सक्सेसफुल होने वाले थे, इसलिए नेहरू जी को दिया गया था। हमें तो पता नहीं है ना, हम तो केवल क्या कर सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं, और अनुमान जरूरी नहीं कि हमेशा सत्य साबित हो, है ना। तो ये सारी चीजें। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो फिर हुआ क्या, तो जब आर्टिकल 1 अगर आप पढ़ोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो अनुच्छेद 1 है वो क्या कहता है, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। भारत जो है वो क्या है, राज्यों का संघ है, यानी कि भारत कोई देश नहीं है। ठीक है ना, राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ का मतलब क्या है कि सभी राज्य मिलकर जो है एक निर्माण किए हैं, और उसको हमने क्या कहा, भारत कहा। ठीक है ना, तो इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट, एक ग्रुप है, एक संघ है। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद क्या किया गया, पहले तो ये कहा गया, तो मतलब यूनियन की अगर हम बात करें तो जैसे कोई भी यूनियन होता है, जैसे आप देखो ना, ये बाहर आप देखो मजदूर यूनियन, तो मजदूर यूनियन का मतलब थोड़ी होता है कि उसमें जो लीडर होता है उसी के पास सारे पावर होते हैं, उसके अलावा जितने लोग होते हैं सबका अपना अपना रोल होता है। ठीक है, लीडर क्या करेगा, लीडर इन सभी को ध्यान में रखते हुए चलेगा।
तो जब यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात की तो इसका मतलब क्या है कि सभी स्टेट्स जो हैं उनको हम बराबरी का क्या करेंगे, हक देंगे, है ना। यानी कि हम बात किसकी करेंगे, हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की, यानी कि शक्ति के विकेंद्रीकरण की बात करेंगे। शक्ति क्या है, जो है केंद्र के पास तो रहेगा ही, लेकिन केंद्र के अलावा अब ये नहीं कि केंद्र जो है अपनी शक्ति को लेकर जो है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कठोर हो जाएगा। तो शक्तियां राज्यों के पास भी रहेंगी, लेकिन उसके बाद फिर कंडीशंस लगाए गए। कुछ कंडीशंस ऐसे होंगे जहां केंद्र के पास जो है वो राज्यों से अधिक शक्ति होगी। क्यों? क्योंकि अगर नहीं दी जाएगी केंद्र के पास शक्ति, तो आज एक राज्य कहेगा हम दाएं जा रहे हैं, दूसरा कहेगा हम बाएं जा रहे हैं, तीसरा कहेगा हाँ। क्योंकि हमने ऐसी बहुत सारी घटनाएं अभी हाल फिलहाल में लगभग 50 साल में या आज़ादी के बाद देखी है। जैसे कि आप देखोगे खालिस्तान की मांग शुरू हो गई, आपने देखा तमिलनाडु के लिए एक अलग मांग शुरू हो गई, है ना। आपने देखा कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वो कह रहे थे हमें अलग कीजिए, ठीक है। तो अगर केंद्र मजबूत नहीं होता तो क्या होता कि बहुत मुश्किल से जो भारत को एक किया गया, है ना, वो क्या हो जाता, बहुत दिन तक सफल नहीं होता। तो अगर सफलता चाहिए तो क्या करना है, हम आपको शक्ति तो देंगे, लेकिन शक्ति की एक सीमा लगा देंगे, है ना। आपके पास पावर है, लेकिन पावर का आप दुरुपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? समझ में आ रहा है आप लोग को? एक बार हाथ उठा के बता दीजिए। देखो, इंडियन पॉलिटी में कहानी कहानी है। विषय पढ़ाने में एक ही कठिन होता है, वो है, दो विषय बहुत कठिन होते हैं, एक होता है इकोनॉमी और दूसरा होता है ज्योग्राफी, है ना। उसके बाद तो सब रामचरितमानस की तरह सुना दीजिए आप कहानी, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो इसमें बताई जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर से हम लोग आ जाते हैं कहाँ, भारत की प्रस्तावना में। अब एक चीज़ बात है कि अगर वहाँ सबको समझ में आए, हाँ ठीक है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं आप लोग। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि ज्योग्राफी ज़्यादा अच्छा लग रहा था? दोनों अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने प्रस्तावना के बारे में बात की। अच्छा, एक चीज और है, भारत के संविधान को कहा जाता है कॉपी पेस्ट, ठीक है ना, ठीक है ना। उधार का संविधान, कॉपी पेस्ट। हुआ क्या कि हम देखो, हम लोग जुगाड़ू हैं, हर चीज हम लोग जुगाड़ पे काम करते हैं। हमारे नेताओं को जो लगा, जो संविधान निर्माण करने वाली जो समिति थी या जो भी, तो उनको लगा कि यार इतना मेहनत क्यों किया जाए, देश में तो और जगह भी अच्छे अच्छे बने और ठीक ठाक चल रहे हैं, तो कहीं से कुछ उठा लो, कुछ यूएसए से उठा लो, कुछ रसिया से उठा लो, कुछ आयरलैंड से उठा लो, कुछ ब्रिटेन से उठा लो, कुछ ऑस्ट्रेलिया से उठा लो, है ना। हर जगह से, जहाँ से, हाँ, कुछ कनाडा से उठा लो, जहाँ से जो अच्छा लगा, जहाँ से जो अच्छा लगा उठा लें, ठीक है। तो हमने क्या किया, हर जगह से लेके कॉपी पेस्ट कर लिया। जैसे कि हमें मन करेगा किसी दूल्हे को सजाने का, तो हम देखेंगे फलनवा के घर के दूल्हे का टोपी अच्छा था, उसको उठा लो, इसका जूता चप्पल अच्छा था, उसका शेरवानी अच्छा था, उसका सेंट अच्छा था, इसका फूल, हाँ, अभी भी होता है। तो वही कॉपी, तो वो हमारे जीन में भरा हुआ है ना, हम उसको नहीं बदल सकते हैं। जो चीजें हमारे अंदर भर चुकी है, जो हमारे खून में है, उसको हम कैसे बदल सकते हैं, ठीक है ना। मंगलयान क्या हुआ, जुगाड़ू टेक्नोलॉजी। भविष्य में हम हो सकता है किसी जुगाड़ 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 के चक्कर में जो है विश्व की सबसे बड़ी, देखो ना, विश्व की अर्थव्यवस्था आज से 10 साल पहले, हम 2014 में हम विश्व की 10वीं अर्थव्यवस्था थे, अभी हम विश्व की 5वीं सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है, और आने वाले वर्ष में हमने टारगेट रखा है कि तीसरी रहेंगे, और हो सकता है हम नंबर 1 हो जाए। देखो भारत को, देखो बड़ा कितना ध्यान, देखो भारत कितना, मतलब कि हम लोग कहते हैं ना, देखो जुगाड़ू प्रकृति। रशिया को भी नहीं छोड़ेंगे, अमेरिका को भी नहीं छोड़ेंगे, चीन को हड़काएंगे भी, गले भी लगाएंगे, पाकिस्तान को गरियाएंगे भी, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान को, आजा मेरे बेटा, है ना, जैसे होता है ना, बाबूजी 2 थप्पड़ मार के उसको कहते हैं अचारे बेटा आ जाओ, आजा, ठीक है, ठीक है। तो वही काम हम करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इंडियंस हैं, है ना, जहाँ जरूरत पड़ेगी टाइट होकर, जहाँ जरूरत पड़ेगी झुक के, और जहाँ जरूरत पड़ेगी पुचकार के काम करेंगे, है ना। जैसे पाकिस्तान को कुत्ते की तरह जब देखो तब एक बिस्किट ऐसे फेंक देते हैं, वो दौड़ा दौड़ा चला आता है पूछ हिलाते हुए, ठीक है। तो हम जो है अपना काम जो है वो करते हैं। तो जो मैं बातें कर रहा था, अब जैसे भारत के संविधान की प्रस्तावना की अगर हम बात करें, तो प्रस्तावना लिया कहाँ से गया, तो प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो अमेरिका के संविधान से जो है इसको उठाया गया। कुछ चीजें हैं उसको आप नोट कर लो, है ना, ठीक है। तो आप देखेंगे कि भारत के संविधान की अगर प्रस्तावना की बात कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से जो है इसका प्रियम्बल जो है वो लिया गया,
ठीक है ना। तो प्रस्तावना की शुरुआत जो है अगर करने वाला, अगर हम बात करें कि विश्व में सबसे पहला देश कौन सा था जिसने संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना की बात की, तो आपका जवाब क्या होगा? यूएसए। ठीक है, तो भारत को भी जब समझ में आया कि भैया जब प्रस्तावना की शुरुआत उसने की, लो भैया हम भी प्रस्तावना डालेंगे। ठीक है, तो लाइन लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, प्रस्तावना की शुरुआत करने वाला, प्रस्तावना की शुरुआत करने वाला पहला संविधान अमेरिकी संविधान था। प्रस्तावना की शुरुआत करने वाला पहला संविधान अमेरिकी संविधान था। लिख लीजिए, है ना। अब प्रस्तावना का अर्थ क्या होता है ना, प्रस्तावना का अर्थ क्या होता है? तो प्रस्तावना का अर्थ होता है मुखपत्र, है ना, या परिचायक, या परिचय देने वाला, या भूमिका। अब देखो, पॉलिटी की क्लास स्टार्ट करनी थी, इतने देर तक मैं क्या कर रहा था? जो बातें बना रहा था गोल गोल जिलेबी की तरह, वही प्रस्तावना था, है ना, यही भूमिका थी। जैसे होता क्या कि आप लोग जब ग्रेजुएशन में जब उत्तर लिखते हो तो आपको पता होता है पोस्ट ग्रेजुएशन में कि कॉपी पेज गिना जाता है, वो अंदर क्या लिखा है आपने, ठीक है, नहीं पता। जैसे कि मेरे रिश्तेदार में एक बहन लगेगी, है ना, कभी जीवन भर नहीं पढ़ती रहती थी, खाली भोजपुरी गाना सुनती थी। ठीक है, और एग्जाम में आप विश्वास नहीं करोगे उसके 73% है एमए में, पॉलिटिकल साइंस 73%, और आपके इसी यूनिवर्सिटी से है। तो मुझे लगता है सबसे घटिया यूनिवर्सिटी है। ठीक है ना, मुझे तो लगता है यूनिवर्सिटी के चांसलर को, वाइस चांसलर को कहना चाहिए कि भैया थोड़ा सा आप इसको क्या करो, सही करो, ये तो दिक्कत में है आपकी यूनिवर्सिटी। ठीक है, और मुझे जब पता चला, मैंने पूछा ऐसे मजाक के लहजे में कि क्या लिखा था, तो बोले भोजपुरी गाना लिख के आ गए थे। हमने कहा लिखा क्या था, तो कहे जो क्वेश्चन लिखा था सबसे पहले उसी क्वेश्चन को 4 बार घुमा घुमा के उसी के आसपास इर्द गिर्द घूमे, और उसके बाद फिर लिख दिए, और फिर उसी क्वेश्चन को रिपीट कर दिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पकड़ा कि अच्छा गांधी पूछ रहा है तो गांधी जी के बारे में लिख दिए। ठीक है, गांधीवाद पूछ रहा है तो गांधीवाद, तो पता नहीं है कि क्या होता है गांधीवाद, तो गांधी जी के बारे में लिख दिए कि गांधी जी जो वाद करते थे, जो बात करते थे, ठीक है, उनके जो विचार थे वो लिख देते थे, तो जो हल्का फुल्का कहानी हो रही है। और 71 या 72% है। अब सोचो ऐसे स्टूडेंट्स जब मास्टर बनेंगे या कुछ काम करेंगे, क्या करेंगे? ठीक है, तो इसीलिए भारत, ठीक है, तो इसीलिए आप क्या देखोगे, इसीलिए आप क्या देखेंगे कि गड़बड़ भैया। ठीक है, तो आप लोगों को जब आगे जाना है तो ग्रेजुएशन, लेकिन अब जैसे कि कुछ जैसे कि अच्छे टीचर्स आए हैं अब नए नए में 2024, अभी जो जुलाई में एक वैकेंसी से जो अच्छे टीचर आए हैं, ठीक है, नए नए जो टीचर हैं, अभी युवा हैं, वो कॉपी चेक कर रहे हैं। जैसे कि एक मेरे परिचित हैं, स्टूडेंट भी हैं। ठीक है, तो अभी जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आपके कॉलेज में, पीछे वाले में नहीं बताएंगे। ठीक, तो ठीक है, 2024 ज्योग्राफी, तुम पहुंच रहे हो। ठीक है, बहुत नहीं। ठीक है, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा कॉपी चेक कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा पढ़ाता भी हो, है ना। तो और वो कॉपी चेक करने में हमें हमेशा बताता है कि सर हम क्या करते हैं, देखते हैं कि टू द पॉइंट, क्योंकि यूनिवर्सिटी से गाइडलाइन है कि फेल किसी को नहीं करना है ना। तो कोई कुछ भी नहीं लिखेगा तो भी उसको 35-36% हमें देना है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी का गाइडलाइन है, फेल नहीं करना है। तो बच्चे को तो इतना पता है कि वो फेल नहीं होगा, अब उसके ऊपर जो वो पाचे, तो अच्छा लिखेगा तो नंबर उसको अच्छे से मिल जाता है। ठीक है, और जो अच्छा लिखने वाला नहीं है उसको भी नंबर मिल जाता है। तो ये सब क्या है, माया है, चल रहा है। ठीक है, तो आपने क्या लिखा, लिख लीजिए। प्रस्तावना से तात्पर्य संविधान का परिचय अथवा भूमिका से है। ठीक है ना, आपके स्क्रीन पर ये नजर आ रहे हैं नानी ए पालकी, पालकी वाला। ठीक है ना, ठीक है ना, नानी ए पालकी वाला, एन ए पालकी वाला, एन ए पालकी वाला, नानी ए पालकी वाला। नानी ए पालकी वाला के बारे में बात करें तो इन्होंने जो है संविधान के लिए, प्रस्तावना के लिए जो है एक शब्द कहा कि प्रस्तावना जो है वो क्या है, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि परिचय पत्र है।
तो आयोग आपसे पूछ सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने कहा था, है ना। नेहरू, पालकीवाला, अंबेडकर, मोरारजी देसाई, जो मतलब जो भी मन में नाम आए, ठीक है, कुछ भी डाल सकता है। तो ये जो है वो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि ये क्या है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो क्या है, आपका परिचय पत्र, ठीक है। इनको तो आप पहचानते ही होंगे, ठीक है ना, चाचा जी को, है ना। चाचा जी को कौन नहीं पहचानता है। चाचा जी ने जो है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा था, उद्देश्य प्रस्ताव कहा था, ठीक है ना, उद्देश्य प्रस्ताव कहा था। इंग्लिश वाले अगर कुछ इशू होगा टेंशन मत लीजिएगा, इसका पीडीएफ जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। क्या कहा था, उद्देश्य प्रस्ताव कहा था, ठीक है ना, क्लियर है। अब हम लोग फिर से यहां आ जाते हैं। अब आप देखेंगे कि आपको भारतीय संविधान जब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, तो आपको यहाँ 3 शब्द आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ठीक है ना, और एक और शब्द आपको नजर आएगा अखंडता, ठीक है ना, ये लोकतांत्रिक, ठीक है। तो ये जो 3 शब्द अगर हम बात करें तो ये 1976 में जोड़ा गया था। कब, 1976। और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 42nd, 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है इसको जोड़ा गया, ठीक है ना। कौन, लिख लीजिए, 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द, समाजवादी यानी कि सेकुलर, ठीक है ना, पंथ निरपेक्ष, सॉरी, समाजवादी यानी कि सोशल, पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलर, समाजवादी यानी कि सोशल या सोशलिज्म, ठीक है ना, ठीक है, पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलर, और तीसरा क्या था, अखंडता यानी कि यूनिटी, ठीक है ना, अखंडता, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल रहा है। दूसरे शब्द, रुको एक सेकंड। इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी कर दीजिए, है ना, इंटेग्रिटी, ठीक है, INTERGITY, ठीक है। तो ये आपको क्या देखने को मिला, सबसे पहले आपको ये सोशलिज्म यानी कि समाजवाद, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग जो है वो बात करते हैं, ठीक है। इंटीग्रिटी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष हमने देखा, तीसरा आपको क्या देखने को मिला, अखंडता। अब भारत के संविधान जो है, इसकी प्रस्तावना जो है, ठीक है ना, अब इस प्रस्तावना को जो है आप क्या कर सकते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला, सत्ता का स्रोत, दूसरा सत्ता का स्वरूप, और तीसरा सत्ता का उद्देश्य, ठीक है ना। यानी कि सत्ता का स्रोत क्या है, ठीक है ना, तो सत्ता का स्रोत को क्या है, जनता है, ठीक है ना। इसलिए हम क्या कहते हैं, भारतीय संविधान को, भारत के बारे मतलब हम यहाँ बात करें तो क्या कहते हैं, जनता का, जनता के लिए, ठीक है ना। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो जनता के अंदर अगर हम बात करें तो लोक प्रभुता, है ना, यानी कि लोग जो है, जनता जो है वही क्या है, सर्वश्रेष्ठ है ना। सत्ता का स्वरूप कैसा है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतांत्रिक, गणराज्य होगा।
और सत्ता का उद्देश्य कैसा होगा? तो न्याय सभी को मिलेगा, सभी के लिए स्वतंत्रता है, सभी के लिए समानता है, सभी की गरिमा का ध्यान रखा जाएगा, सभी की एकता और सबकी अखंडता का। तो इसको एक बार आप लोग ड्रॉ कर लीजिए, बना लीजिए इसको, ठीक है। ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया? चले आगे बढ़े। ठीक, सबने लिख लिया वहाँ? एक बार हाथ उठा के बता दीजिए वहाँ। सबने लिख लिया? ठीक है। अब भारतीय संविधान के बारे में जब हमने एक चीज़ यहाँ जब हमने बात की थी, जब हमने नेहरू जी के बारे में हमने बात की, तो हमने क्या कहा कि नेहरू जी ने क्या कहा था, भारतीय संविधान को कहा था कि भारतीय संविधान क्या है? एक उद्देश्य प्रस्ताव है या उद्देश्य संकल्प है, ठीक है ना। और ये जो बातें हुई थी कब हुई थी? तो 13 दिसंबर 1946, डेट नोट कर लीजिए, 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को अगर हम बात करें, तो इन्होंने कहा कि देखिए भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना वो क्या है, आपके उद्देश्य संकल्पित है या उद्देश्य प्रस्ताव पर जो है आधारित है, ठीक है ना। और इसको अपनाया कब गया? तो 22 जनवरी 1947 को अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो इसको क्या किया गया था? अपनाया गया था। किसको? प्रस्तावना, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। संविधान सभा ने जो है इसको 22 जनवरी 1947 को जो है, ठीक है ना। लेकिन फिर प्रस्तावना के बारे में क्या कहा गया कि प्रस्तावना ना तो विधायिका है, ना ही शक्ति का स्रोत है, ठीक है ना, और ना ही विधायिका की शक्ति पर रोक है। एक लाइन लिख लीजिए इसके बारे में, ठीक है ना। जब ये बात हो रही थी कब? 22 जनवरी 1947 को जब इसको अपनाया गया, तो ये कहा गया प्रस्तावना के बारे में कि प्रस्तावना जो है वो क्या है? विधायिका, ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही विधायिका की शक्ति पर
रोक है। ठीक है, ये क्या करेगा, बस एक मार्ग दिखाएगा, है ना। ये नहीं कहेगा कि आप ये मत करो या ये करो, ये क्या करेगा, एक मार्ग दिखाएगा कि आपको ये करना चाहिए। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। ठीक है, लिखिए इसको। 22 जनवरी 1947 को जब प्रस्तावना को अपनाया गया तो इसके बारे में कहा गया कि प्रस्तावना, अच्छा इन्वर्टेड कॉमा में डाल दीजिएगा ऐसे ऐसे, उसके नीचे लिखिएगा कि प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, ना ही विधायिका की शक्ति पर रोक है। प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, ना तो विधायिका की शक्ति पर रोक है। ठीक है ना, यह गैर न्याय संगत है, यह गैर न्याय संगत है, जिसका अर्थ होता है कि इसके प्रावधान, जिसका अर्थ होता है कि इसके प्रावधान गैर न्याय संगत है, जिसका अर्थ होता है कि इसके प्रावधान कानून की अदालतों में लागू नहीं होंगे। ठीक है ना, कि अदालतों में लागू नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है। तो प्रस्तावना का ये भी इमेज दिख रहा होगा आप लोग को। तो प्रस्तावना, संविधान के स्रोत, संविधान का स्वरूप और संविधान का उद्देश्य। ठीक है ना, तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना में संविधान का स्रोत क्या है, तो हम भारत के लोग या भारत की जनता। ठीक है ना, तो ऊपर पहले आप प्रस्तावना लिख लीजिए और प्रस्तावना लिख के लिखिए संविधान के स्रोत, प्रस्तावना लिख के लिखिए संविधान के स्रोत, संविधान के स्रोत, और संविधान के स्रोत में लिखिए। ठीक है ना, इसका अर्थ क्या होता है, तो प्रस्तावना में कहा गया है, ये लिखा हुआ है ना प्रस्तावना, इसके अंदर संविधान के स्रोत, और उसके बाद फिर आप डैश करके लिख लीजिए ऐसा लाइन खींच के कि संविधान में कहा गया है कि भारत के लोगों से, कि संविधान भारत के लोगों से अपना अधिकार प्राप्त करता है, भारत के लोगों से अपना अधिकार प्राप्त करता है। ठीक है, इसके नीचे दूसरा पॉइंट लिखिए। ठीक है ना, इसके नीचे दूसरा पॉइंट लिखिए, भारतीय राज्य की प्रकृति, भारतीय राज्य की प्रकृति कैसी होती है, भारतीय राज्य की प्रकृति कैसी है। ठीक है ना, तो भारतीय राज्य की प्रकृति आपको क्या दिख रही है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य गणतंत्र, इसको नोट कर लीजिए, या गणतांत्रिक राज्य, ये दिख रहा है ना, ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और आपका क्या है, गणतांत्रिक या गणराज्य गणतंत्र, ऐसे करके। ठीक है, इसके बाद संविधान का उद्देश्य, तीसरा पॉइंट। ठीक है ना, तो संविधान का उद्देश्य क्या है, आगे लिखिए संविधान का उद्देश्य ऐसे करके, उसके अलावा ऐसे डैश दे दीजिए। इसका उद्देश्य है लोगों को न्याय, ठीक है ना, लोगों को न्याय, और न्याय कैसा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, न्याय कैसा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, लोगों को न्याय, आर्थिक और राजनीतिक,
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगर दिख नहीं रहा है तो जैसे बोल रहे हैं ना, ये जैसे बोल रहे हैं ना वैसे लिखिए। अगर दिख नहीं रहा है तो जैसे बोल रहे हैं वैसे लिख लीजिए, ठीक है ना। ठीक है ना। इसमें आपने क्या लिखा? संविधान का उद्देश्य न्याय, न्याय में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक। दूसरा स्वतंत्रता। तीसरा समता, ठीक है ना। चौथा व्यक्ति की गरिमा। पांचवा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, ठीक है ना। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। और छठवा क्या है? बंधुता, ठीक है ना। छठवा क्या है? बंधुता। बंधुता, बंधुता, ठीक है। क्लियर है। तो ये हमने देखा। इसके बाद लिखिए संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। 1949 को अपनाया गया। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न पूछता है ना संविधान दिवस इसमें से, कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया गया या मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आज तक के लिए रहा, है ना। अगर आप कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी तो 20% ऑफ जो है, जो 15 तारीख था उसको बढ़ाकर जो है वो 21 तारीख से तक कर दिया गया है। 16 तारीख से 21 तारीख के बीच में अगर आप अनअकैडमी के किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके फी में जो है वो 20% जो है वो ऑफ मिलेगा। एक साल का फी जो है वो 10,299 है, वो आपका घट के 8,239 हो जाएगा। इसके अलावा इकोनॉमिक्स और जियो का क्रैश कोर्स चल रहा है। इसके अलावा यूपी पीएससी प्री का जीएस क्रैश कोर्स चल रहा है, इसका भी आप लाभ उठा। कोड आपको याद है, रिन्यू अगर कर रहे हैं तो नए मोबाइल नंबर और नए ईमेल आईडी का ही प्रयोग कीजिए। इसके अलावा अगर आप बिहार पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी दोस्तों, अगर आप 69th और 17 फाउंडेशन बैच ज्वाइन करते हैं जिसका 8 महीने का है, 7,999 फीस है, लेकिन अनूप 10 कोड यूज करने पर जो है वो आपको मात्र 3,000 जो है वो 199 में जो है ये एडमिशन मिल जाएगा। इसके अलावा 68th मेंस का जीएस पेपर 1 के लिए 1,999 और 68th मेंस जीएस पेपर 2 के लिए 2,399 में भी आपके लिए सुविधा उपलब्ध है, तो इसका आप लाभ उठाइए। इसके अलावा अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी आपके लिए बहुत ही शानदार योजना आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ भी आप 20% और 3 मंथ का एक्सटेंशन पा सकते हैं। कोड क्या यूज करना है दोस्तों, याद ही है आपको, कोड यूज करना है अनूप 10 और इस कोड के माध्यम से आपको आपके फी में जो है वो ऑफ मिल जाएगा। इसके अलावा और भी बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं ये और भी आपका एमपीपीएबी व्यापम का जो है इसका भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बहुत सारी जानकारी है आपके लिए, ठीक है। तो इन सभी का जो है वो आप लाभ ले सकते हैं। कैसा लगा सेशन जरूर बताएं, अपने मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को जो है वो शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अपने मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को जो है